एपिसोड 7 एक उदास माहौल के साथ शुरू होता है। जुंग यॉन को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह खुलासा उसे हिला देता है और भविष्य को लेकर असमंजस में डाल देता है। फिलहाल वह आरा के पास शरण लेती है, जिसकी ठंडी और संतुलित नेचर उसे एक झूठा सेफ्टी का एहसास देती है। थोड़ी देर बाद सूयोल आता है और उन्हें मिनजाए के फ्यूनरल पर ले जाता है। सेरेमनी में हंगामा मच जाता है जब मिनजाए के शोक में डूबे पिता बेकाबू हो जाते हैं। इस स्थिति में सूयोल चीफ मॉर्नर के रूप में आगे आता है, एक बड़े भाई का रोल निभाते हुए। बाद में एक कमजोर पल में सूयोल जुंगयॉन से दिल की बातें करता है। वह समुद्र तट पर आइशिन और मिनजाए के साथ पिकनिक की याद साझा करता है और बताता है कि किस तरह उसकी जिंदगी हमेशा रक्त संबंधों के सवालों से परेशान रही। पुलिस ऑफिसर बनना उसके लिए यह साबित करने का तरीका था कि वह आइशिन की राह पर चलने के लिए नहीं है। लेकिन मिनजाई की मौत और केस हाथ से निकल जाने के कारण वह खुद को बेबस महसूस करता है। जुंगयॉन उसे दिलासा देती है। उनका रिश्ता धीरे धीरे ठीक होने लगता है, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। एक और लाश मिलती है, इस बार एक डॉक्टर की, लेकिन मर्डर काफी लापरवाह तरीके से किया गया है, जो आइशिंग के पुराने क्राइम से बिल्कुल अलग है। पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि यह एक कॉपी कैट का काम है। जोंग हो सूयोल से यूनिट में लौटने की अपील करता है और यहाँ तक कि जोंग येन भी उसे बैज की ओर लौटने के लिए धीरे से प्रोत्साहित करती है। आरा के साथ रहते हुए जुंगयॉन अपनी प्रेगनेंसी का सच बताती है और वादा करती है कि वह सूयोल पर प्यार बरसाएगी, भले ही वह खुद को इसके लायक न समझे। आरा यह सुनकर जलन छुपाने के लिए हल्की मुस्कान देती है और स्वीकार करती है कि उसे जेलसी है। इस बीच जब सूयोल दूर होता है, आइशिन पुलिस वालों के साथ सहयोग नहीं करती, जिससे ना ही गुस्से से भर जाती है। दोनों महिलाओं के बीच टकराव होता है। ना ही आइशिन पर आरोप लगाती है कि वह उसके बेटे का इस्तेमाल कर रही है, जबकि असल में उसकी केयर नहीं करती। आइशिन पलटवार करती है और ना ही कि कस्टडी बैटल को उछाल देती है, यह बताते हुए कि उसने अपने बेटे को पिता को चुनने के लिए मजबूर किया। यह आरोप ना ही को गहराई तक चोट पहुंचाता है और वह गुस्से से फट पड़ती है, ये कहते हुए कि आइशिन की तरह वह मैनिपुलेशन के पीछे नहीं बल्कि लव के पीछे खड़ी है। आइशिन ठंडी हंसी हंसती है। जब सूयोल दोबारा टीम से जुड़ता है तो उसका स्वागत ठंडी चुप्पी से होता है। भरोसा टूट चुका है। केवल ना ही साथ में काम करने का प्रस्ताव रखती है, यह जानते हुए कि एकता के बिना वे कभी भी किलर को रोक नहीं पाएंगे। आइशिन कॉपीकैट का कॉल उठाती है। दूसरी तरफ की आवाज खुद को यॉनजुंग बताती है। आइशिन मजाक उड़ाती है, लेकिन उसकी बातें यॉनजुंग को चुभ जाती हैं। वह गुस्से से भड़क उठती है और बताती है कि उसने मिनजे को नफरत से नहीं बल्कि आइशिंग और सूयोल की पहचान छुपाने के लिए मारा था। वह मेरी वजह से खुशहाल जिंदगी जी सकता है, वह गुर्राती है। यह विकृत लॉजिक आइशिंग और सूयोल दोनों के कानों में गूंजता है और फिर सच सामने आता है। कॉपीकैट कोई दूर का प्रशंसक नहीं है, वह आरा ही है। टुकड़े जुड़ जाते हैं। वही थी जिसने जुंगयॉन को उससे मिलवाया था। अब जब डिटेक्टिव्स महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, आरा मुस्कुराते हुए अपना फोन बंद कर देती है। वह जुंगयॉन को गाड़ी में लेकर निकल पड़ती है। एक गैस स्टेशन पर जुंगयॉन चोरी छिपे अपना फोन देखती है और सूयोल के घबराए हुए वार्निंग मैसेजेस पाती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन आरा हंसती है। सूयोल जुंगयॉन की लोकेशन पर पेट्रोल कार भेजता है, लेकिन आरा बाधा डालती है और ऑफिसर्स को बेरहमी से मार देती है। जुंगयॉन के सामने वह आखिरकार अपना नकाब उतारती है और खुद को यॉनजुंग बताती है। अपनी आखिरी क्रूरता में वह सूयोल को जुंगयॉन की प्रेगनेंसी का खुलासा करती है और फिर उसे लेकर गायब हो जाती है। महिलाएं आखिरकार आरा के बचपन के हाइडआउट में पहुंचती हैं, जो अंधेरे में डूबा हुआ है। जुंगयॉन डर के बावजूद हिम्मत दिखाने की कोशिश करती है। आरा झर भरे शब्दों से जवाब देती है, उसे सिर्फ एक खिलौना कहती है। वह स्वीकार करती है कि उसने सूयोल के सामने दूसरी लड़कियों को पेश किया था, ये उम्मीद करते हुए कि वह उनमें से किसी को चुन लेगा। जुंगयॉन पर ठहरने से पहले एरा की विकृत सोच में वह उसे बचा रही थी, जैसे कभी आइशिन ने उसे बचाया था। जब एरा आइशिन को कॉल करती है तो वह उसे जुंगयॉन की मौत की धमकी देकर चिढ़ाती है। आइशिन बाहर से ठंडी रहते हुए सभी को चौंका देती है जब वह खुद को पेशकश करती है। आरा के लिए ये सौदा फायदेमंद साबित होता है। सूयोल के लिए ये टर्निंग पॉइंट है। वह आइशिन से साफ कहता है कि आरा उसे चाहे कुछ भी वादा करे,
मार ही डालेगी। लेकिन आइशिन पीछे हटने से इनकार करती है। क्या तुम यही नहीं चाहते थे? वो पूछती है कि मैं खुद को बदलूं? उसे अपनी सजा की हिपोक्रेसी बर्दाश्त नहीं होती। अब्यूजर्स को मारने के लिए उसे ट्रायल मिला, जबकि निर्दोषों को मारने के बाद भी आरा आजाद घूम रही है। स्टेशन में टीम धीरे धीरे अपनी शंकाएं साझा करती है। संग-यू अटकल लगाता है कि सू-योल, आरा और आइशिन शायद मिले हुए हैं, नहीं उसे रोक देती है। सू-योल की पीड़ा को समझते हुए फिर भी वह भी इस संभावना को मानती है कि आइशिन और आरा उसे धोखा दे रहे हैं और उसे अपने एस्केप का रास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कमिश्नर होंग इस प्लान को रेकलेस मानते हैं, लेकिन जोंग हो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। वह सू-योल को चेतावनी देता है, ये सोचते हुए कि उसे पहले से शक होगा, लेकिन सू-योल चौंक जाता है, ये समझकर कि तमाम लॉजिक के खिलाफ वह सचमुच आइशिन पर विश्वास करता है। फिर भी होंग उन पर भरोसा नहीं करता। गुप्त रूप से वह सुंग-यू, ह्युक और नाही को आदेश देता है, अगर आरा और आइशिन पकड़ी नहीं जा सकती तो उन्हें मार दिया जाए। जैसे जैसे ट्रैप कसता है, आइशिन अपने आखिरी कदम की तैयारी करती है। वह वुंगसान पहुंचती है, ट्रैकर को स्वीकार करती है, लेकिन बुलेट प्रूफ वेस्ट को मजाकिया अंदाज में ठुकरा देती है। वैसे भी सब मुझे मरते देखना चाहते हैं। इस बार सू-योल अपना कठोर मुखौटा उतार देता है। वह धीमे से स्वीकार करता है, मैं नहीं। अभियान पर निकलने से पहले आरा हॉस्टेज एक्सचेंज के लिए साफ इंस्ट्रक्शंस देती है। सू-योल आइशिन पर कफ्स लगा देता है, जिससे लगे कि वह कंट्रोल में है, लेकिन जब वह चाबी उसके हाथ में दबा देता है तो सच्चाई साफ हो जाती है। वह अपना ट्रस्ट उसके हाथों में सौंप रहा है।